बाजारों के खुलने की तैयारी, पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। और देखेंगे किस तरह से भारतीय बाजार आज शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मेटल्स एक्सप्रेस जो एक्शन में रह सकती है, और राय आपसे लेना चाहता हूं अमरीश, क्या खरीदारी का मौका है? चाइना की तरफ से स्टिमुलस की जो बातें आती हुई दिख रही है, क्या ग्रोथ पुश करने की जो कोशिश सारी सरकारों की तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से हो रही है, फायदा मिलेगा मेटल्स को? और क्या अगर पसंद है तो क्या खरीदेंगे फिर आप? फायदा तो मिलेगा, पर आई डोंट थिंक देयर विल बी इमीडिएट गेन। इसमें तो टाइम लगेगा, एंड आई थिंक इट विल बी एटलीस्ट द नेक्स्ट 2 quarters. बट at these levels, I think one should clearly look at buying stocks like SAIL and Tata Steel, which have anyway corrected decently well, especially Tata Steel. So I think one should look at buying at the current juncture, but don't expect gains over the next 2 or 3 months. करीब 6 महीना लगेगा। ओके, तो यहाँ पर 6 महीने लग सकते हैं गेंस आते आते। देखेंगे यहाँ पर किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा प्री ओपन सेशन में। अनिल, आप देखिए जो भी हरकत थी एशियन मार्केट्स में वो बरकरार है, थोड़ी हल्की सी मुनाफा वसूली हुई है, वरना ट्रेंड जो है वो तेजी का ही है। बिल्कुल, लेकिन एशियाई बाजारों की उतनी तेजी भारतीय बाजारों में नहीं दिख रही है। देखना होगा कि आज हम कितना मजबूती के साथ खुल पाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद थोड़ी बेहतर शुरुआत होती दिखे भारतीय बाजारों की एशियाई बाजारों के मुकाबले में। तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, रुपए की चाल पर भी हम नजर डालेंगे कि वहां किस तरह की सिचुएशन बनती है, क्योंकि करेंसी मार्केट में भी आज का मुकल की थोड़ी कमजोरी के बाद रिकवरी का होता है, यानी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये 2 ट्रिगर्स हैं इस वक्त जहां पर नजर होगी। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर, यहां पर शुरुआत पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। 25 अंक ऊपर निफ्टी नजर आएगा, सेंसेक्स 35 अंक ऊपर आप इस वक्त देख सकते हैं। पहली टिक में एनएमडीसी 3.5% ऊपर है, टेक महिंद्रा कल का सबसे बड़ा लूजर, निफ्टी का 2% ऊपर। टाटा स्टील में 2% की मजबूती है। रिलायंस पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद 1.25% की मजबूती नजर आएगी। ये कुछ एक स्टॉक्स एक्शन में है पॉजिटिव साइड में, लेकिन टाटा मोटर्स 7% नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। ये एक स्टॉक है जो एक्सेप्शनल मूव दिखाता हुआ इस वक्त शुरुआती पहली 1-2 टिक में। लेकिन देख लेते हैं रुपए में किस तरह की शुरुआत होती है इस वक्त। 31 मार्च आज करेंसी मार्केट खुले हैं बिल्कुल, और 62.61 6 पैसे की मजबूती के साथ रुपए ने शुरुआत की है। तो ये है कारोबार इस वक्त शुरुआत का आपके सामने। जीवीके पावर, इस स्टॉक पर अमरीश राय ने अपनी खबरें आ रही कि इनकी एयरपोर्ट का कारोबार संभालने वाली जो सब्सिडरी कंपनी है उसका आईपीओ लाने की योजना है। $250 मिलियन का आईपीओ आ सकता है, या अपनी तरह की पहली कंपनी होगी अगर ये आईपीओ लेकर आती है कि एयरपोर्ट मेंटेन करने वाली कंपनियों में भी लिस्ट होती हुई दिखेगी। अब तक खाली एविएशन कंपनी है। क्या करना चाहिए जीवीके पावर में इन लेवल्स पर? क्या एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर निवेश का मौका बनता है? हाँ, कॉन्ट्रा कॉल तो श्योरली ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड तो काफी मिनिमल लग रहा है, बिकॉज दे आर क्लियरली रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, and this IPO will also add to the valuation of the company. तो मुझे लगता है कि आगे जाके this stock should do much better than what we have seen in the past 2 to 3 years. I'll not be surprised if we see levels of again that 15-16 which we saw in the last 5 to 6 months. तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि लेना चाहिए, and I think it will also have a rub-off effect on GMR, which also has those airport assets. तो दोनों काउंटर्स में कहां पर ज्यादा लेकिन पैसा बनेगा अगर किसी ने ट्रेड के लिए लेना है? मेरे हिसाब से तो दोनों ही काउंटर काफी कमजोर है, लेकिन ऑन द डाउन साइड में अगर मैं बात करूं तो जीएमआर एक कोशिश कर रहा है कि ऑन द अपसाइड ये निकालने की, और मैं समझता हूं दोनों ही काउंटर को आप देखिए तो अपसाइड में काफी एक रेजिस्टेंस की देखने को मिलेंगे। अगर जीएमआर इंफ्रा की अगर मैं बात करूं तो 17.5 के पास में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस स्टॉक्स के लिए बना हुआ है। अगर 1750 के ऊपर ये स्टॉक्स निकलता है विथ बुलिश फॉर्मेशन इन वीकली चार्ट, तो फिर लगता है कि एक बारी के लिए आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है करीबन 20 से 22 तक के लेवल्स के लिए। लेकिन ये काउंटर तभी रिवर्सल होगा जब ये 22 के ऊपर अगर ये निकल जाए। तो इसी तरह से अगर हम जीवी के पावर की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि ऑन द अपसाइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 8.5 का है। अगर 8.5 के ऊपर ये विथ बुलिश फॉर्मेशन क्लोज होता है तो आपको 9.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी कमाई इन स्तर के स्टॉक्स में आपको जल्दी से देखने को मिल सकती है। यहाँ पे चंदन आपसे भी मेटल्स पर ही एक राय लेना चाहता हूँ। मेटल्स में आपको कौन सा स्टॉक मजबूत दिख रहा है? क्योंकि आज संकेत प्री ओपनिंग सेशन में ऐसा लग रहा है कि मेटल स्टॉक्स थोड़ी बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। टिस्को, हिंडाल्को, सेसा ऊपर खुलने की तैयारी में, ऐसे में कहीं कोई बेहतर शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश खरीदारी के लिहाज से मौका है?
जी अनिल जी, देखिए ओवरऑल जो मेटल स्टॉक्स है इनका प्राइस स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। पिछली सीरीज में देखें यहाँ पे शॉर्ट्स बने थे। मेटल में देखें सेसा स्टेरलाइट और हिंडाल्को है जिन्होंने अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन को तोड़ के उसके नीचे कामकाज किया था। हिंडाल्को देखें 138 के आसपास लगातार पिछले 5 महीने में सपोर्ट ले रहा था, बट जैसे उसको तोड़ा वहां से एक सेल ऑफ देखने को मिला, 123 तक काउंटर फिसला था। अब 138 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे एक शार्प शॉर्ट कवरिंग का मूव है स्टॉक में देखने को मिलेगा। वहीं सेसा स्टेरलाइट की बात करते हैं, जरूर यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट बना रहा है, बट यदि 186 के नीचे फिसल जाता है तो मेरे हिसाब से ये जो रिसेंट कंसोलिडेशन फेज है वो वापस एक बिकवाली की स्थिति में आ जाएगा। मेरे हिसाब से यदि यहाँ पे कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलता है तो जिंदाल स्टील में अपमूव की गुंजाइश ज्यादा रह सकती है, क्योंकि स्टॉक ने देखिए 180 का जो कुछ दिन पहले का जो सपोर्ट था उसको तोड़ने के बाद में 142 तक करेक्ट हुआ था। अभी 2-4 दिनों से 160 को क्रॉस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। यदि 160 के ऊपर आज यदि ओपनिंग देती है तो यहाँ पे एक शानदार शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है जो स्टॉक को 165 से लेके 168 तक लेके जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यदि मेटल काउंटर में कोई सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है तो जिंदाल स्टील में एक मजबूती का दौर रह सकता है, जबकि हिंडाल्को सेसा स्टेरलाइट अभी भी यहाँ पे मंदी की पोजीशन बनी हुई है। एक इंपॉर्टेंट लेवल को निकालेंगे तभी यहाँ पे शॉर्ट की कवरिंग मिलेगी या फिर सपोर्ट बेस बाइंग की होने की गुंजाइश यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, ये है फिलहाल राय JSPL हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में एक अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत दिखेगी आज के सत्र में, लेकिन दूसरे कौन से काउंटर्स हैं जिसमें आज ट्रेड का मौका अच्छा दिख रहा है। हमारे साथ है सोनम इसी की जानकारी लेकर। सोनम बताइए, क्या आज तेजी के कॉल्स हैं या फिर कुछ मंदी के फेवर में भी है ट्रेडर्स? हर्षदा, आज सारे के सारे खरीदारी के ही कॉल्स है। स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी के बहुत सारे मौके बन रहे हैं। हमारा पहला कॉल है टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे। उनका मानना है ये स्टॉक बेहद ही बुलिश ट्रेंड में है। मोमेंटम इंडिकेटर्स एक खरीदारी ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो खरीदारी करके चलिए 5 दिनों के लिए। पहला लक्ष्य 680 का, दूसरा लक्ष्य 700 का रहेगा। हमारे दूसरे और तीसरे कॉल के लिए हमारे साथ बने हुए हैं पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश गुड़िया। गुड मॉर्निंग सर, कहिए आज आपके 2 कॉल्स कौन से रहेंगे? गुड मॉर्निंग सर, मेरा सबसे पहला कॉल होगा अदानी एंटरप्राइज में। यहाँ पे एक कल के सत्र में देखिए तो विद बुलिश गैप अप एक रिवर्सल की फॉर्मेशन देखने को मिली है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे करंट लेवल पे आपको एक बारी के लिए बाय करना चाहिए। 600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए तो मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5 सत्र के अंदर आपको 650 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और दूसरा मेरा बाय कॉल होगा आरती इंडस्ट्री, हमारा पुराना फेवरेट। एक अच्छा खासा करेक्शन 380 से लेकर 320 का उसमें कंप्लीट हुआ है। 320 के ऊपर उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में जहां से ब्रेकआउट मिला था वहीं पे उसने सपोर्ट लेकर कल के सत्र में फिर से बाउंस किया। मैं समझता हूं यहाँ पे अगर 335 का स्टॉप लॉस लगा के अगर बाय किया जाए तो ऑन द अपसाइड में आपको 380 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया अल्पेश जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे अगले 2 कॉल civbhomik.com की सिवी भौमिक के है। पहला कॉल है IRB इंफ्रा पे, जिन पर पहला लक्ष्य है 252 का, तो दूसरा लक्ष्य 255 का। और अगला कॉल है सीमेंस पे खरीदारी का। पहला लक्ष्य रहेगा 1445 का, तो दूसरा लक्ष्य 1455 का। उनका मानना है दोनों काउंटर्स में या फिर दोनों शेयर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जारी रहेगा, तो आज या फिर कल के लिए इस काउंटर में खरीदारी करके चलिए 3% के रिटर्न आप क्लॉक कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल काउंटर्स जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और काउंटर्स जहां पर हमने देखा कल जमकर हरकत देखी गई है, तेजी की पोजीशंस बनी है या फिर हेवी शॉर्ट्स कवर हुए हैं। एशियन पेंट्स उसमें सबसे आगे था चंदन, और काफी दिनों बाद इस तरह का मूव देखने को मिला। क्या आज भी यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स बचे हैं जो कवर होंगे या फिर कुछ नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है क्या ये काउंटर? जी देखिए, एशियन पेंट की बात करें तो कल के जो सत्र में यहाँ पे 3% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट घटे थे। स्टॉक देखें रिसेंट कंसोलिडेशन के जो लोअर बेंड है वहाँ पे सपोर्ट लेके टर्न किया था। ओवरऑल देखें जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस गिरते हुए जा रहे हैं उसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एशियन पेंट या कुछ दूसरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टॉक्स है जहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है उनमें रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से एशियन पेंट है यहाँ से अच्छे खासे लेवल से जो रिटर्न मार रहा है। मेरे हिसाब से 778 780 का जो सपोर्ट जोन है वो होल्ड करना चाहिए और ऊपर में 850 से लेकर 880 तक का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट कवरिंग हुई है और आज यदि फॉलो अप एक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक में बढ़त जारी रह सकती है। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो सारे के सारे स्टॉक है वो एक फ्रेश ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है, चाहे BPCL की बात करें या IOC बात करें। यदि पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो मेरे हिसाब से इन सब में 4 से 5% तक के ऊपर में उछाल है वो आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ये राय आती हुई इन सारे शेयरों पर आज के सेशन के लिए। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन से संकेत दिख रहे हैं कि NMDC एक टॉप गेनर के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर चंदन NMDC पे क्या कॉल होगा आपका? 133 रुपए पर प्री ओपनिंग सेशन में नजर आ रहा है मुझे।
जी देखें, एनएमडीसी में इतना कुछ खास डेरिवेटिव्स डेटाबेस या कुछ संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। कल स्टॉक जरूर एक पॉजिटिव सेंस दिखा रहा था, बट यहाँ पे कोई भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल इसका जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है, लगातार लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स यहाँ पे बनते जा रहे हैं। स्टॉक में इतनी ऑप्शन भी एक्टिविटी नहीं है, बट जिस हिसाब से रिसेंटली लो 123 के आसपास बना के 130 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे यदि किसी को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड करना है तो कोई डिक्लाइन आता है तो 123 के स्टॉप लॉस से ट्रेड किया जा सकता है, बट अभी फिलहाल इसमें अग्रेसिव व्यू है वो नहीं रहेगा। सीमेंट काउंटर्स में हमने कल कुछ थोड़ा बहुत मूव आते हुए दिखा है। अल्पेश, आपके रेडार पर कोई शेयर जहां पर आज तेजी की जा सकती है? एससीसी का स्टॉक्स यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये कल की 2 हाई निकाल देता है तो मैं समझता हूँ कि ऑन द अपसाइड में फिर आपको एक हाई देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक्स को करीबन 1640 तक के लेवल्स के पास में लेके जा सकती है। 1775 के स्तर से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है वो 1540 के पास में कंप्लीशन के इसके एक आंशिक कम को एक संकेत मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये स्टॉक्स अपने आपको 1600 के ऊपर मेंटेन कर लेगा फिर अच्छी खासी एक अपसाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ अगर आपको सीमेंट के साथ में जाना है तो एक लीडर के साथ में जाना चाहिए। यहाँ पे अल्ट्रा सीमेंट भी और एक स्टॉक है जो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। चार्ट्स पर यहाँ पर ज्यादा बेहतर रिटर्न्स की संभावना है, लेकिन सीमेंट में क्या कुछ मिड कैप भी इस समय आपको पसंद है अमरीश? मिड कैप में उतना कुछ पसंद नहीं है सीमेंट में, बट आई थिंक द लार्ज कैप आर द वंस टू बी प्लेड, और मुझे लगता है कि अंबुजा एंड अल्ट्राटेक शुड बी द 2 पिक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इन हेवी वेट्स में ही ज्यादा देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल, तो इन हेवी वेट्स पर नजर जरूर रखनी चाहिए, लेकिन जो कमजोरी की तरफ स्टॉक्स नजर आ रहे हैं उन पर एक बार नजर डाल लें आज। लेकिन कोई खास स्टॉक ऐसे नहीं, विप्रो एक्सेल टेक थोड़ा सा फ्लैट खुलने के संकेत देते हुए दिख रहे हैं, और खबरों के दम पर जो एक्शन दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में वो टीडी पावर, इस स्टॉक पर राय लेनी चाहिए। 8% ऊपर एक ऑर्डर मिलने की खबर आई थी टीडी पावर को। कहीं चार्ट्स पर कोई एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है टीडी पावर में। एनएससी बीएससी दोनों पर ये स्टॉक मेरे ख्याल से लिस्टेड है। और ऑन द अपसाइड में यहाँ पे अनिल जी मैं समझता हूँ 360 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल होगा स्टॉक्स के लिए। अगर ये 360 को निकालता है तो फिर इसमें एक अपसाइड बन सकती है जो स्टॉक्स को करीबन 395 के पास देके जा सकती है। लेकिन इसके अंदर एक अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो एक अच्छे खासे इंडिकेशन ये दे रहा है कि अगर ये 340 के ऊपर अपने आप को मेंटेन कर लेता है विथ बुलिश फॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 480 से 280 तक की जो एक डाउनसाइड यहाँ पे जो देखने को मिली थी वो करेक्शन जो था वो खत्म हो गया, और ऑन द अपसाइड में आपको फिर से इसमें स्टॉक्स के अंदर 415 तक के भी लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। क्या 115 तक जाने के आपने क्या लेवल कहा? 415 सॉरी, आई हर्ड 115। 360 का रजिस्ट्रेशन 360 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलेगा तो फिर एक अपमूव आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो 415 तक के लेवल्स की पूरी उम्मीद। यहाँ पर दूसरे कुछ काउंटर्स जहाँ पर हम देखेंगे एक्शन डेफिनेटली बन सकता है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों में हमने देखा है थोड़े बहुत हरकत देखी गई है प्री ओपन सेशन में। एनसीसी जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पर कुछ तेजी की पोजीशन आई है। इसमें से कुछ आपको पसंद है? क्योंकि बीच में हमने देखा है दूसरे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनियों में भी अच्छी तेजी आई थी। एक्शन कंस्ट्रक्शन आज देखिए 3% ऊपर है प्री ओपन में। एनसीसी मैं समझता हूँ कि अब बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने इसी शो में हमने रेकमेंड भी किया था पहले, और 90 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। जो टारगेट्स हमारे आ रहे थे करीबन 115 से 120 तक की रेंज के आ रहे थे। मैं समझता हूँ कि टारगेट अचीव करने के बाद में ये स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन में चला जाना चाहिए। करीबन 90 से 100 या 110 की एक कंसोलिडेशन रेंज बनेगी। उसके बाद में अगर ये फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखता है तो फिर मुझे लगता है कि आपको एक अच्छे खासे ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑन द अपसाइड में मैं समझता हूँ जब भी कोई एक टेक्निकल पैटर्न्स के हिसाब से टारगेट के नजदीक अगर कोई स्टॉक्स होता है तो इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। एफएम रेडियो से जुड़े अब एप्लीकेशंस नए चैनल्स के लिए आ रहे हैं, और अमरीश इस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। डीवी कॉप, ENIL, HT मीडिया, सन टीवी, ये 4 लिस्टेड स्टॉक्स हैं जिनका काफी इंटरेस्ट नजर आ रहा है। अब सरकार नए लाइसेंसेस दे रही है, क्या इनमें कहीं आपको एक निवेश करने का मौका दिखता है? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको? I think one should look at a stock like ENIL, which is basically into this space, whereas for others this is only a part of their overall scheme of business. So I think ENIL could be bought at the current levels. ओके, तो यहाँ पर अच्छा एक्शन ENIL में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उनका कोर बिजनेस ये है और उसके बाद उन्होंने आउट ऑफ होम जैसी सेवाएं भी देना शुरू किया है। लेकिन दूसरे काउंटर्स जहाँ पर हरकत पिछले कुछ दिनों में रही है, आइडिया, भारती, आरकॉम, चंदन, क्या आपके रेडार पर है ये स्टॉक्स, और क्या अब भी और तेजी बाकी है इन स्टॉक्स में?
जी हाँ, देखिए टेलीकॉम काउंटर स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद में यहाँ पे एक अच्छे खासे प्राइस सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। टेलीकॉम में देखें आइडिया और भारती हमारी फेवरेट पिक रहा है, जबकि आरकॉम अभी भी हम इस लेवल पे अवॉइड करना पसंद करेंगे। आइडिया देखें अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के आसपास ट्रेड करने के तैयार है। रिसेंटली इसने 189 के आसपास के हाई बनाए थे और आज यदि पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में 4 से 5% की और बढ़त देखने को मिल सकती है। स्टॉक्स में यहाँ पे लॉन्ग्स के बिल्टअप देखने को मिल रहे हैं। नीचे में देखिए 180 की पुट में राइटिंग भी हो रही है, जो भी संकेत दे रही है कि स्टॉक अब 178 के लेवल को होल्ड करना चाहिए। मेरे हिसाब से आइडिया में काफी कुछ हरकत यहाँ पे नोटिस की जा सकती है, जो ऊपर में काउंटर को 200 तक के लेवल के लिए ले जा सकती है। वहीं भारती एयरटेल की बात करें, जो टेलीकॉम दिग्गज है, लगातार 400-402 के आसपास से जाके बार बार सप्लाई फेस करता है। अब की बार यदि 402 के ऊपर यदि क्लोज होने में कामयाब हो जाता है तो मेरे हिसाब से इसके जो प्रीवियस आई है 420, 440 वहां तक भी काउंटर है वो चल सकता है। तो इन दोनों को भी कंपेयर करें तो आइडिया एक बेस्ट पिक रहेगा, उसके बाद में भारती रहेगा। जबकि आरकॉम अभी भी हम अवॉइड करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगातार शॉर्ट्स के बिल्टअप हो रहे हैं। स्टॉक बाजार के मूवमेंट के बावजूद भी अपने आप को होल्ड करने में कामयाब नहीं हो रहा है। ऊपर में देखें अराउंड 65 की कॉल में राइटिंग हो रही है और उसके मद्देनजर हमारा मानना है कि 65 के लेवल को निकाल पाना इस स्टॉक के लिए काफी मुश्किल रहेगा। ओके, तो ये राय आती हुई इन टेलीकॉम स्टॉक्स पर बाजारों के खुलने की तैयारी और प्री ओपनिंग सेशन में संकेत बेहद मजबूती की, जैसा कि हम कह रहे थे कि शायद एसडीएक्स निफ्टी के मुकाबले में बेहतर शुरुआत करे भारतीय बाजार। 35 अंक ऊपर दिखा है निफ्टी और सेंसेक्स सेंचुरी के आसपास खुलने के मूड में 1/4 से आधा प्रतिशत तक की मजबूती दिखेगी। दिग्गजों में मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत नजर आ रहा है और एशियाई बाजार में भी रुझान पॉजिटिव साइड पर बरकरार है इस वक्त, और वहां से साफ तौर पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा भारतीय बाजारों को। तो ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। देखते हैं किस तरह की शुरुआत हम करते हैं। अब से 10 सेकंड में आपके सामने पहली टिक आती हुई नजर आएगी और उस पर हम नजर डालेंगे। आज मेटल्स लीड करते हुए दिखेंगे बाजार की रिकवरी को, जो हम अंदाजा लगा रहे थे 1% ऊपर आपको इस वक्त मेटल इंडेक्स नजर आएगा। ऑयल एंड गैस स्पेस में आधा से 5% की मजबूती। पहली टिक आपके स्क्रीन पर आती हुई सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर और निफ्टी पर है 30 अंकों की मजबूती। कल के हाईज के पार खुलता हुआ निफ्टी। तो पॉजिटिव शुरुआत भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही है, मजबूत कहना चाहिए शुरुआत होती दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर 0.2% की मजबूती के साथ। हिंडाल्को में तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। एनएमडीसी ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर खुला है, यहां से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। और इन्फोसिस पर सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद 1.25% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है। सेसा स्टेलाइट मजबूत है तो मेटल सहारा देते हुए दिख रहे हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस काफी मजबूत नजर आ रही। केन इंडिया 1.5% ऊपर, रिलायंस 1.25% ऊपर, तो यहां से भी सपोर्ट आता हुआ दिखा। आईटी शेयरों में कल का टॉप लूजर टेक महिंद्रा आज पॉजिटिव शुरुआत करता हुआ दिखा, लेकिन आज निफ्टी का टॉप परफॉर्मर तो डॉक्टर रेड्डीज है 1.5 से 0.2% की मजबूती के साथ। आइए कमजोर शेयरों पर नजर डालने एक बार, कोई खास नहीं। एक्सेल टेक, टीसीएस जैसे शेयर आधा % नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, और आईटीसी में भी इतना ही नुकसान आपको नजर आएगा। वायदा कारोबार पर डालिए नजर। जेएसपीएल 1.5% के गेंस के साथ पॉजिटिव। चंदन रिकमेंड भी कर रहे थे कि जेएसपीएल में मजबूती का रुझान दिखा है। जस्ट डायल गोल्डमैन सैक्स की तरफ से खरीदारी होने के बाद 1.25% की तेजी। इन्फोसिस पर असर है सीएलएसए की रिपोर्ट का और रिलायंस पर असर है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का। ये स्टॉक्स एक्शन में आज के सेशन में। तो ये है इस वक्त का रुझान, लेकिन एक जगह जहां नजर होनी चाहिए आपकी शुरुआती कारोबार में, और वो है बैंक निफ्टी। लगभग 0.5% ऊपर खुलने के बाद बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट होकर अब नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा। इस पर नजर रखिए, बाकी सब तरफ रुझान पॉजिटिव है। हर्षा और कहां एक्शन? मिड कैप साइड पर अनिल काफी इंटरेस्टिंग काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखी अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। जे कुमार इंफ्रा काफी दिनों बाद एक वॉल्यूम स्पाइक नहीं, प्राइस स्पाइक दिखा रहा है। 6 से 7% तक का इजाफा इसमें देखने को मिला। तो ओपन टिक पर 4% ऊपर है, लेकिन वॉल्यूम्स नेग्लिजिबल हैं। इसके अलावा आप देखें जिन काउंटर्स में तेजी बनती हुई दिखाई दी है, सन फार्मा एडवांस रिसर्च 1% ऊपर। पीएसएल जैसे काउंटर्स में फिर से धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आ रहा है। आई रियली डोंट नो कि यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं तो ये काउंटर में हर फोर्टनाइट में क्यों एक्टिविटी आती है। भारत मदरसन सुमी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर फिर से पिकअप आता है। तो क्वालिटी मिड कैप्स की ओर आप देखिए फिर से इंटरेस्ट बढ़ा है। करीब 45,000 शेयरों का कारोबार स्टॉक में खुलते ही देखने को मिला है। वीडियोकॉन का शेयर आपके लिए हाजिर करेंगे क्योंकि ये एक स्टॉक है जहां पर खबरें हैं डीटीएच बिजनेस को ये नैस्डैक में लिस्ट कर रहे हैं और उसका पूरा इम्पैक्ट आता हुआ। टीडी पावर ऑर्डर के चलते 6% के गेन्स स्टॉक में देखने को मिले हैं। इसके अलावा हमने देखा है एनसीसी जैसा काउंटर जहां पर वॉल्यूम पिकअप काफी स्ट्रांग है, स्टॉक 4% ऊपर है। भूषण स्टील प्लान कर रहा है ओडिशा स्टील में कुछ एक्विजिशन की, स्टॉक 2 से 2.5% की तेजी दिखाता हुआ। दूसरे स्टॉक्स जिनमें हरकत है इसमें आप देखेंगे
गुलशन पॉलीऑयल्स ये कल भी काफी ज्यादा एक्टिव था उस फंड एक्शन के चलते, आज भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बना हुआ है। एक्शन कंस्ट्रक्शन में 3% से ज्यादा की गेन्स देखने को मिल रहे हैं। जीवीके पावर आपके लिए हाजिर करते जो अपना एयरपोर्ट बिजनेस के लिए इशू लाने की पूरी तैयारी है, वो काउंटर 9% के गेन्स दिखाता। और GMR इंफ्रा जो इसी बिजनेस में है वो भी आपके लिए हाजिर करेंगे कि यहाँ वहां पर भी क्या इसी तरह का मूव बनता हुआ दिखाई दिया है। GMR इंफ्रा नथिंग रियली ग्रेट टू रिपोर्ट। तो मिड कैप काउंटर्स में थोड़े बहुत काउंटर्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली है, लेकिन आज जो है कॉन्सेंट्रेटेड मूव जो है हैवीवेट्स में मेरे ख्याल में अनिल ज्यादा देखने को मिला है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स जरूर 0.5% ऊपर है, यानी कि सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले में एक्शन वहां पर भी होता हुआ दिखा है। एक और स्टॉक मैग्मा फिनकॉर्प, मेरे ख्याल से कल के सेशन में इस स्टॉक ने काफी अच्छा एक्शन दिखाया था। मैग्मा फिनकॉर्प आज जैसे राइट, वही मैं न्यूज याद करने की कोशिश कर रहा था। KKR और कुछ और प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने वहां पर पैसा डाला था। अब आज देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता दिख रहा है। यहाँ पर BSE पर एक बड़ी डील हुई है, बड़ा सौदा हुआ है लगभग 10 लाख शेयरों का। जी हाँ, 10 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। 0.5% हिस्सेदारी इस कंपनी की बदलती हुई दिख रही है BSE पर। मैग्मा फिनकॉर्प में 93.75 रुपीज पर ये एक सौदा होता हुआ दिखा है। तो कल KKR और कुछ और दूसरे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीदारी की थी और आज यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एक टेक्निकल राय, पहले फंडामेंटली आप ट्रैक करते हैं आई थिंक इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी मेरे ख्याल से नहीं, आपके रडार पर नहीं है। मेरे रडार पर अल्पेश, बुलिश फॉर्मेशन रिवर्सल की पूरी कोशिश है। ऑन द अपसाइड में समझता हूँ इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है स्टॉक्स के ऊपर वो 101 का है। अगर ये 101 के ऊपर अपने आपको एक बुलिश फॉर्मेशन के साथ में अगर क्लोज कर लेता है तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 140 से लेकर 80 तक का जो करेक्शन आया था वो खत्म हो जाएगा। ऑन द अपसाइड में मैं समझता हूँ एटलीस्ट 62% का रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, जो स्टॉक को करीबन 118 तक के लेगा, 118 के लेवल तक लेके जा सकता है। और अगर 118 के लेवल को ये निकाल देता है तो मैं समझता हूँ फिर एक अपसाइड बनेगी जो स्टॉक को 126 तक के लेवल तक लेके जा सकते हैं। डाउन साइड में मैं समझता हूँ कि अगर इसकी जो डाउनसाइड कंप्लीट हो गई तो 90 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट। ओके, 126 तक जाने के चांसेस यहाँ पर स्टॉक में दिख रहे हैं। मदरसन सुमी काफी दिनों बाद ये तेजी की पोजीशन दिखा रहा है। चंदन, क्या मूव्स आप देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए मदरसन सुमी और दूसरे ऑटो एंसिलरीज काउंटर है, वहाँ पे अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। मदरसन सुमी भारत फोर्ज है, यहाँ पे मेरे हिसाब से मूव एक्सटेंड हो सकते हैं। मदरसन सुमी यहाँ पे लॉन्ग्स के बिल्टअप हुए हैं, 500 के लेवल को काफी दिनों बाद होल्ड करने की स्टॉक तैयारी कर रहा है। और यदि आज के दिन 500 के ऊपर रहने में कामयाब होता है तो मेरे हिसाब से 530, 540 तक के मूव यहाँ पे एक्सटेंड हो सकते हैं। स्टॉक काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में रिसेंट हाई को निकाल के एक फ्रेश अप मूव देखने को मिल सकता है। दूसरे काउंटर्स की बात करें यदि इसी सेक्टर में तो मेरे हिसाब से अशोक लीलैंड है, वहाँ पे बढ़त बरकरार रह सकती है। स्टॉक 77 और फिर 80 तक के लेवल भी छू सकता है। और अशोक लीलैंड देखिए हमें फ्राइडे के सेशन में आज के ऑप्शन में भी 70 की कॉल लेने की सलाह दी थी 2.5 के आसपास, जिसका टारगेट ₹5 था। मेरे हिसाब से अब जो ट्रेडर्स है वो 77.50 और ऊपर की कॉल में शिफ्ट होकर इसका मूवमेंट ले सकते हैं। ओके, तो ये राय आती है इन सारे स्टॉक्स पर, मदरसन सुमी और दूसरे स्टॉक्स। लेकिन जहां पर एक्शन आज होता नजर आ रहा है, फिर से गुलशन पॉली 20% के सर्किट के बाद 10% का सर्किट लगा, लेकिन अब ये सर्किट थोड़ा खुलता हुआ नजर आ रहा। ओरिकॉन एंटरप्राइजेस, इसके चार्ट्स पर राय दें अल्पेश, क्योंकि खबरें आ रही थी कि इन्होंने एक अपनी ग्रुप कंपनी ओरिकॉन कंटेनर्स में 105 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी है। स्टॉक 4-5% ऊपर है। पहले हमने देखा कई सारे बड़े सौदे यहाँ पर ब्लॉक्स होते हुए दिखे थे। क्या करना चाहिए 54 रुपए के आसपास? नहीं अनिल जी, डिफिकल्ट है, इसके चार्ट में ट्रैक नहीं करता हूँ तो डिफिकल्ट होगा कहना। ओरिकॉन एंटरप्राइज, चलिए कोई बात नहीं, इनके चार्ट्स पर नजर नहीं है। अनिल, एक और काउंटर जिसमें काफी इंटरेस्टिंग मूव आई है, भूषण स्टील 8-9% तक की गेन्स दिखाता हुआ, लेकिन कंपनी की दिक्कतें तो काफी ज्यादा थी। तो इस स्पाइक पर अमरीश आपकी क्या सलाह होगी? 67 पर ट्रेड कर रहा है और प्लान यहाँ पर कंपनी का है कि ओडिशा स्पंज में हिस्सेदारी ले। मैं वही सोच रहा हूँ कि कहाँ से इनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो शायद बेस्ड ऑन दिस न्यूज़, जहाँ तक मुझे सही याद है 40,000 करोड़ का 40,000 करोड़ का डेट है। इट हैज टू बी लाइक रीस्ट्रक्चर्ड। तो मुझे लगता नहीं कि दे विल गेट फ्रेश फंड्स फॉर दिस एक्विजिशन। सो दिस कुड ओनली बी अ स्पेकुलेशन जितना मुझे लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इफ द स्टॉक मूव्स अप, आई थिंक इट्स ऑलरेडी मूव्ड अप ओवर ₹2 बेस्ड ऑन दिस न्यूज। तो और भी बढ़ता है तो पॉसिबली इट्स अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, अगर ये बढ़े तो बिकवाली की अपॉर्चुनिटी, ऐसी बिकवाली की अपॉर्चुनिटी क्या बैंक निफ्टी में दिख रही है अल्पेश? जिस तरह से बैंक निफ्टी फिर से फिसला है तो अब कॉन्फिडेंस तो हिल जाएगा कि बाजार टिकने वाला है कि नहीं ऊपर।
मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से कल में फॉर्मेशन बनी है, दोनों ही दिन की फॉर्मेशन अगर आप देखें तो बुलिश ही है। कल एक ग्रीन कैंडल बनी है और उसके पहले एक हैमर बनी है। हैमर इंडिकेट्स करता है कि आपको लोअर लेवल में कहीं पे भी स्ट्रांग सपोर्ट मिल सकता है। और देखिए, मुनाफा वसूली इसके लिए भी हो सकती है कि जो इम्पेशंस जो ट्रेडर्स रहते हैं वो 7 तारीख का इंतजार नहीं करना चाहते कि जो मुनाफा अभी हम यहाँ से ले लिया है, जो अगर आपने लोअर लेवल में कहीं पे भी एंट्री ले ली हो, जो भी छोटा मुनाफा मिल रहा है उसको लेकर के निकलने की कोशिश करते हैं। तो मैं बोला अभी तक ये जल्दबाजी होगी और एक से 2 घंटे का सेशन देखना चाहिए, उसके बाद में ही हमें कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए। JSPL ये लीड कर रहा है चार्ज को, 3% के गेंस देखने को मिले 162 पर। चंदन, आपने कहा एक स्ट्रांग परफॉर्मर रहेगा, क्या और खरीदारी करेंगे 162 पर? क्या टारगेट रहेगा, क्या पोजीशन ले? जी हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे 158 के स्टॉप लॉस से ट्रेड किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 166 और 168 भी हो सकता है। देखिए, स्टॉक है रिसेंटली करेक्शन हुआ और यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट्स बने थे और जिस हिसाब से आज ये 160 के ऊपर होल्ड करने की ट्राई कर रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मूव यहाँ कंपेरेटिवली दूसरे मेटल काउंटर से यहीं पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ अभी भी ट्रेड करके और अपसाइड मूवमेंट है 3 to 4% का, उसको कैप्चर किया जा सकता है। क्या सारी जो बुरी खबरें आनी थी वो आ चुकी हैं स्टॉक के लिए? क्योंकि आज भी अखबारों में गवर्नमेंट के कुछ प्रवक्ताओं का बयान है कि कार्टलाइजेशन के सबूत नहीं है, बट सरकार खुश नहीं थी बोले उसे। Yeah, but then whatever. ये तो अमरीश कह नहीं पाएंगे कि सारी बुरी खबरें आ चुकी है, कब आएंगी पता नहीं। खबर तो और भी आ सकती है, बट देन वी शुड रिमेंबर दैट दिस स्टॉक हैज करेक्टेड एक्सट्रीमली वेल और यहाँ से शायद डाउनसाइड शायद ज्यादा नहीं रहे, पॉसिबली अंदर 20-30 रुपीज, शायद मुझे लगता नहीं 125-130 के नीचे जाएगा। बट देन व्हेन यू बाइंग अ स्टॉक यू एक्चुअली बाय इट फॉर लॉन्गर टर्म गेन्स, तो यहाँ पे वो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब भी एनीथिंग पॉजिटिव कम्स यू विल सी अ जंप of possibly 35-40 rupees, जो हम लोगों ने रिसेंटली भी देखा था कि try to cross that 190-200 levels when the allocation had happened, but it didn't really last too long because immediately उसके बाद बुरी खबर आई थी. So I think I mean this stock is meant only for traders with possibly a stop loss of 15-20 rupees on the downside and 45 rupees on the upside. ओके, तो ये रहा 3 शेयर। लेकिन 2 स्टॉक जो एक्शन में हैं, एक है शोभा डेवलपर्स और यहाँ पर लगभग 1,27,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। BSE पर 400 रुपए के प्राइस पर यहाँ पर एक बड़ा सौदा होता हुआ नजर आ रहा है। 0.13% हिस्सेदारी बदली है। और एक और स्टॉक जहाँ पर नजर होनी चाहिए वो है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स पर भी 5 लाख शेयरों का एक कारोबार होता हुआ दिख रहा है अपोलो टायर्स के काउंटर पर, और 164 रुपए 50 पैसे पर ये सौदा होता हुआ दिख रहा था। अपोलो टायर्स में भी बड़ा ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि GVK पावर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनकी सब्सिडी कंपनी में एक जो एयरपोर्ट का कारोबार संभालती, उस कंपनी में IPO लाने की जो तैयारी है कंपनी की 15%। तो ये पिटे हुए स्टॉक्स जहां पर एक थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आने की जरूरत है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। आप देख सकते हैं किस तरह का एक्शन होता है। कल हमने देखा मैग्मा फिनकॉर्प, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, गुलशन पॉली, GVK पावर, जबरदस्त एक्शन है। चलिए वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। अमरीश, अल्पेश, चंदन, शुक्रिया आपका हमारे साथ आज सुबह जुड़कर बाजार स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आज है वित्त वर्ष 2015 का आखिरी दिन और कल से होगी नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत। अगले फाइनेंशियल ईयर में बाजार किस तरह के रिटर्न्स देगा, कितनी तेजी बनेगी? इस साल हमने निफ्टी और सेंसेक्स पर लगभग 25% के रिटर्न बनाए और स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों ने लगभग दुगुना यानी कि 48% के आसपास के रिटर्न दिए। क्या वित्त वर्ष 2016 वित्त वर्ष 2015 के मुकाबले में बेहतर साबित होगा? किस तरह की बाजार की चाल रहेगी? इन सब पर बात करेंगे एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के विकास खेमानी से इस ब्रेक के बाद। नब्बे अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 22 अंकों की। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की तेजी और स्मॉल कैप इंडेक्स कल की तरह आज भी लीड करते हुए लगभग 0.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ। दिक्कत की बात एक ही जगह है, वो है बैंक निफ्टी पर। यहां पर लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिखा है। 1/4% की कमजोरी बैंक निफ्टी में दिख रही है और शायद ये वजह कि निफ्टी बहुत ज्यादा उछाल नहीं मार पा रहा है। लेकिन फिर भी बढ़ने वाले शेयरों की तादाद 800 के आसपास और कमजोर शेयर 300, तो मार्केट ब्रेथ बेहतर है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पॉजिटिव एक्शन की बदौलत। वित्त वर्ष 2015 का आज है आखिरी दिन। अच्छा साल रहा भारतीय बाजारों के लिए, जहां सेंसेक्स निफ्टी पर लगभग 24-25% के आसपास के रिटर्न्स हमने कमाए हैं।
मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा बेहतर मजबूती दिखी है। लगभग 47-48% के रिटर्न्स वहां से आते हुए दिखे हैं, यानी कि लगभग दुगुने सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले में। कल से नए साल की शुरुआत हो रही है। वित्त वर्ष 2016 काफी इंटरेस्टिंग अहम साल होगा इस लिहाज से कि क्या कंपनियों की कमाई बेहतर होती हुई दिखती है, ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से रहते हैं और भारतीय बाजार में जो बुल रन की शुरुआत हुई है वो क्या और आगे बढ़ती हुई नजर आती है। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के दिग्गज ब्रोकिंग हाउस एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रेसिडेंट विकास खेमानी। विकास, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। अच्छा साल रहा है, कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर फाइनली जो हम खत्म कर रहे हैं 2015 का आज, क्या कह सकते हैं, क्या अगला साल इससे बेहतर रहेगा, इतना कॉन्फिडेंस है या फिर थोड़ा डाउट है? अनिल जी, जैसा पिछले साल का 24 से 25% का और इस रिटर्न के कारण रहे हैं दो। एक तो जो पेसिमिज्म और नेगेटिव था उसको बाजार भर के आए हैं, दूसरा कुछ हद तक अर्निंग ग्रोथ का। विकास, आपकी शायद ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिख रही है, हम फिर से आपसे प्रॉपर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि विकास की ऑडियो हमारे साथ बराबर पहुंचे। लेकिन इस बीच तब तक फिर से बता दूं कि निफ्टी डे हाई पॉइंट पर जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आप देखिए इस वक्त 100 अंक फिर से ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 30 अंकों की मजबूती। निफ्टी का आज का हाई 8527 जी, और हम उसके बेहद करीब है 8523 के आसपास, तो हाई के आसपास ही कर रहे हैं ट्रेड। और हर्षदा, एक और अच्छी बात यह कि निफ्टी ने आज का लो जो बनाया वो 8500 का बनाया, यानी कि हम अहम साइकोलॉजिकल लेवल को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। वो एक पॉजिटिव है। जिस तरह का मूव हम देख रहे हैं जो हेवी वेट्स की ओर से आया, शायद यही सहारा दे रहे हैं मार्केट को। आप देखिए, और चौतरफा खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। चुनिंदा काउंटर्स ही हैं जहां पर मुनाफा वसूली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, वरना आप देखिए जो हाई बीटा स्पेस है वहीं पर फिर से फंड फ्लो आता हुआ वहीं से ज्यादा एक्शन है, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो या फिर कैपिटल गुड्स और मेटल काउंटर्स, यहीं पर वो स्पाइक देखा जा रहा है। विकास हमारे साथ है। विकास, आप कह रहे थे कि रुझान आगे और स्ट्रांग रहने की पूरी उम्मीद है आपको? तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पिछले वित्तीय वर्ष में 25-26% का जो रिटर्न देखने को मिला है, उसके दो कारण थे। एक कारण था कि जो सेंटीमेंट में सुधार हुआ, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ, और दूसरा एक कुछ हद तक अर्निंग ग्रोथ हुआ। पर पहला जो कारण है उसका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था। तो एक जो पॉजिटिव माहौल बना है मार्केट को लेके और ग्रोथ के आने वाले भविष्य को लेके, तो उससे एक मार्केट में री रेटिंग आई है। अभी का जो सिचुएशन अगले साल में, अभी ये देखना पड़ेगा कि वो जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है उसमें अर्निंग्स में कितना इंप्रूवमेंट आता है, रियल नंबर्स में कितना इंप्रूवमेंट आता है, और उसकी उम्मीद काफी अच्छी है कि आने वाले समय में इस अगले वित्तीय वर्ष में, चूंकि हो सकता है कि पहला हाफ अगले वित्तीय वर्ष का थोड़ा फिर भी कमजोर रहे, पर दूसरे हाफ में मुझे लगता है नंबर्स में काफी सुधार आएगा। उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव माहौल है वो काफी कंटिन्यू रहेगा। और मुझे ये तो कहना मुश्किल होगा कि 25% का वापस रिटर्न मिल जाए, पर मुझे लगता है एक आने वाले कुछ वर्षों के लिए 18 से 20% के रिटर्न की उम्मीद मार्केट से की जा सकती है सस्टेनेबल बेसिस पे, अगर नंबर्स आते हैं। और इस तरह से अभी लग रहा है कि जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से सेंटीमेंट बन रहे हैं, जिस तरह से भारतीय मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अभी पोजीशन है, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, इन्फ्लेशन नीचे है, और जिस तरह से वैश्विक बाजारों की सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा माहौल बना हुआ रहेगा भारतीय बाजारों के लिए। और उम्मीद की जाती है कि एटलीस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर में 20% का रिटर्न तो मुझे लगता है बनते हुए नजर आता है। 20% तक के रिटर्न भी बुरे नहीं होंगे, और ऐसे में शायद हम 20% रिटर्न का मतलब साफ है कि निफ्टी 5 डिजिट में आपको दिखे 10,000 के पार, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, और 30,000 के पार फिर से सेंसेक्स के लेवल आते हुए दिखेंगे। लेकिन एक जो बड़ी चुनौती है विकास, शायद जिसकी वजह से हम पहली बार करेक्शन हमारे इंटरनल ट्रिगर्स पर देख रहे हैं, लेकिन अब तक बुल रन शुरू होने के बाद जितने करेक्शन हुए सब ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हुए। पहली बार चिंताएं लग रही लोगों की कंपनियों की कमाई का क्या होगा। आप कैसे देखें इस चिंता को, और कब तक आपको लगता है कि फिर से कंपनियों की कमाई ट्रैक पर आते हुए दिखेगी? इसका बाजार पर इस साल किस तरह का असर देखते हैं आप?
अनिल जी, जो रिसेंट करेक्शन हुआ है उस करेक्शन का एक और दूसरा कारण था कि काफी बाजार की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, क्योंकि कोई भी आप देखेंगे तो सेंटिमेंट चेंज होने के बाद में कोई सरकार लेती है और उसके बाद में पॉलिसी चेंज करती है, उसका रियल इम्पैक्ट आता है, उसमें एक लैग होता ही है, उसमें एक देरी होती है, क्योंकि कुछ भी आप करेंगे उसका जो ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट फील होना है उसका आई थिंक मुझे लगता है 12 से 18 महीने का लैग होता है। और इसके केस में सरकार एक क्विक फिक्स का मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करने के बजाय एक स्ट्रक्चरल माहौल, ग्रोथ का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। तो कुछ काफी पैमाने के कार्य हो रहे हैं जिनका आने वाले 3-4 सालों में सस्टेनेबल फायदा होगा। उसकी वजह से जो डिले जो करंटली हो रहा है ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट होने में, उसकी वजह से मार्केट थोड़ी इम्पेशेंट हो रही है और उसका नतीजा हमने देखा कि बाजार 9000 के करीब निफ्टी से लेके 83 के लेवल तक आ गया है। तो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन है मुझे लगता है। इससे ये भी होगा कि मार्केट्स को थोड़ा वेट करने की अपेक्षा वापस बनेगी। आई थिंक ये भी होगा कि अभी नंबर्स रियली मैटर करते हैं, क्योंकि अभी तक खाली सेंटिमेंट्स पे चल रहा था, अभी मार्केट एक काफी धरातल पे आ गया, नंबर्स के लिए देखने लग गया है, तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी सस्टेनेबल करेक्शन जैसी सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज जिस तरह का सेटअप आज की व्यवस्था में दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चरल बुल रन है, एक सस्टेनेबल बुल रन लग रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सस्टेनेबल दौर लग रहा है, जैसे ही बहुत सारे और दिग्गजों ने भी कहा है। तो इसमें अगर ऐसा कुछ करेक्शन, इस तरह का सिग्निफिकेंट करेक्शन के जो अपॉर्चुनिटीज आती है, वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इससे घबराएं नहीं, इसको यूज करें। विकास, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि यहाँ पर एक जो कंसर्न रहेगा वो अर्निंग्स का रहेगा, शायद एक ड्राइवर रह सकता है कंपनी परफॉर्मेंसेस के लिए। अब पहले 2 तिमाही इस वित्त वर्ष के शायद नए वित्त वर्ष के कुछ प्रेशर वाले रहेंगे, लेकिन कितनी अर्निंग्स ग्रोथ आप लार्जली एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी कंपनियों की ओर से, और वो कितना फिर रिफ्लेक्ट करेगा स्टॉक मार्केट के प्राइस पर? ऐसा हमारा मानना है कि अगर पूरे वित्तीय आने वाले वित्तीय वर्ष के तरीके से देखें तो हमें लगता है कि 18 से 20% की ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स का भी कम आने का रुझान है, तो उसका बेनिफिट भी अगले साल पूरे देखने को मिलेगा। उसमें वॉल्यूम जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ में मुझे लगता है अभी भी थोड़ा डिले होगा, रियल वॉल्यूम ग्रोथ में आने में मुझे लगता है 1 साल और जाएगा। तो उस वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से मैं उससे आने वाले साल में ज्यादा बुलिश हूं, न कि आने वाले साल में। पर मुझे लगता है सेकेंड हाफ जो अगले वित्तीय वर्ष का है उसके अंदर धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है अभी, और कोई भी इकोनॉमी में वॉल्यूम लेड ग्रोथ जो होती है वो ही उसको देखना ज्यादा मायने रखता है। पर अगले साल में जो अच्छी चीज है वो एक इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से काफी कुछ सेविंग्स होंगे इंटरेस्ट कॉस्ट में, उसका जो फायदा होगा और उससे थोड़ा बहुत डिमांड को भी बूस्ट मिलेगा, तो वो सब एक अपने को देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पहले हाफ शायद हो सकता है अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से नॉट बहुत एनकरेजिंग ज्यादा नहीं हो, पर दूसरा हाफ काफी अच्छा रहेगा। और तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी, अभी मुझे लगता है धीरे धीरे मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी कम हो रही है, वो एक अच्छी सिचुएशन है जिससे क्या डिसअपॉइंटमेंट का माहौल कम बनेगा और पैसा थोड़ा धीरे धीरे आएगा, और एक साथ आने के बजाय जो मार्केट में वॉलेटिलिटी और का सिचुएशन क्रिएट करता है। विकास, जब आप कह रहे हैं कि 20% तक के रिटर्न्स इस साल उम्मीद की जा सकती है, मेरे यहाँ 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि टॉप 2 या 3 सेक्टर्स जो आपको पसंद हो, जो आपको लगता है कि लीडरशिप ला सकते हैं या फिर इस करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव है, और दूसरा ये कि क्या पिछले साल की तरह फिर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इन जनरल, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक होता है, लेकिन इन जनरल क्या इसी तरह के दुगुने रिटर्न्स की उम्मीद करना ठीक होगा? जनरली पहले सवाल का आई थिंक मुझे लगता है कि जब भी इस तरह की ग्रोथ आती है, इकोनॉमी में टर्न अराउंड होता है, तो उस सेक्टर में और जो पिछले साल भी हमने कुछ हद तक देखा है, बैंकों के शेयर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर के शेयर्स हमेशा लीड करते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इकोनॉमी से लेवरेज होता है, लिंक्ड होता है, तो उसका मुझे लगता है इम्पैक्ट कंटिन्यू रहेगा। हालांकि कुछ पिछले समय में आई थिंक इन शेयरों ने काफी करेक्शन भी देखा है, क्योंकि इनमें काफी बढ़ोतरी भी हुई थी एक
रफ्तार से। सो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर भी, ये स्टॉक्स 18 से 20% का रिटर्न दे सकते हैं और ये सस्टेनेबल रहेगा, क्योंकि इस सेक्टर में आप 4 से 5 साल तक के लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो कंटिन्यू रहेगी और ग्रोथ का माहौल बनेगा। तो मुझे लगता है उसका एक एक्सपोजर इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है ईपीसी, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सेगमेंट है जहां पे काफी कुछ काम आने वाला है। अभी तो ऑर्डर बुक बननी भी चालू भी नहीं हुई है, उसका इम्पैक्ट जो हमने 2003 से 2007-8 तक देखा था, ईपीसी के शेयर्स में बहुत स्कोप होगा, उनकी ऑर्डर बुक बढ़ेगी, ग्रोथ आएगा। तो मुझे लगता है वो सेगमेंट में इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। और अभी भी मुझे लगता है बहुत देरी नहीं हुई है, क्योंकि हालांकि शेयर्स, कुछ शेयर्स 2 गुना भी हो गए, 3 गुना भी हो गए, पर मुझे लगता है स्कोप बहुत बड़ा है आने वाले समय में, क्योंकि इसमें सरकार भी खर्चा करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी खर्चा करेगा, तो उसका बेनिफिट उनको सीधा सीधा होता है। तो ये है। और बाकी आई थिंक इन सेंस आईटी के शेयरों में भी मैं काफी पॉजिटिव हूँ, बिकॉज अमेरिका और दूसरे बाजारों में काफी अच्छा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और रुपी एक स्टेबल टू माइनर डिप्रिसिएशन काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट को लेकर बना के रखना चाहिए। और इन 2-3 जो लार्ज बड़े सेक्टर्स मैंने चर्चा की, आई थिंक ये एक अच्छे सेक्टर्स होंगे इन एक्सपोजर रखने के लिए। दूसरा सवाल जो आपका था कि मिड कैप के शेयर कैसे रहेंगे, जब भी आप देखेंगे कोई स्ट्रक्चरल बुलरन का मार्केट का माहौल बनता है तो उसमें मिड कैप के जो शेयर हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि उनकी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल थोड़ी अलग होती है, थोड़े हाई रिस्क के शेयर्स होते हैं, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। पर जो छोटी कंपनी होती है, जब भी टर्न अराउंड होता है उसमें परसेंटेज ग्रोथ काफी ज्यादा आ सकता है, उनके मुनाफों में भी और उनके स्टॉक मार्केट रिटर्न्स में भी। एंड वो एक सिचुएशन जो हमने पिछले साल में भी देखी है और मुझे लगता है ये कुछ आने वाले समय में बनी हो सकती है। हर बुल मार्केट में मिड कैप एज ए सेक्टर आउट परफॉर्म्स लार्ज कैप्स, इसीलिए आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के काफी मिड कैप स्कीम्स के अंदर भी पैसा अच्छे तरह से इन्वेस्टर डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ये ट्रेंड बरकरार रहने की उम्मीद। शुक्रिया विकास आपका हमारे इस खास दिन जुड़कर अगले वित्त वर्ष पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। 100 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स गिरती और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे, विकास कर रहे थे कि कई मिड कैप स्टॉक ऐसे हैं जो आपको बेहतरीन मुनाफा देंगे अगले साल। कौन से हैं वो शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में वित्त वर्ष 2016 के लिए होने चाहिए। हमारे साथ एक और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड जुड़ेंगे, निर्मल मंग सिक्योरिटीज से राहुल अरोरा, अपनी बेहतरीन मिड कैप पिक्स के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। और बाजार यहां पर 120 अंक मजबूत डे हाई पर। सेंसेक्स और निफ्टी इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं तो मजबूती बेहतर होती हुई दिख रही है। मिड कैप शेयरों में देखिए 1% का उछाल। अभी हम बात कर रहे थे विकास खेमानी से, वित्त वर्ष 2015 में 48% के रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने दिया। इस साल भी वो निफ्टी में उम्मीद कर रहे हैं 20% के रिटर्न आएंगे और स्मॉल कैप मिड कैप शेयर उससे बेहतर रिटर्न देंगे। हमारे साथ ऐसे ही एक रिसर्च के बेसिस पर मजबूत स्टॉक पिकर जुड़ रहे हैं जो कि काफी अच्छी गहरी पकड़ रखते हैं मिड कैप शेयरों पर। निर्मल मंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोरा हमारे साथ है। राहुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हम जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि 2016 वित्त वर्ष में कहाँ अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, पैसा कहाँ बनेगा, और आपने जो हमें लिस्ट दी है कुछ आपकी प्रिफर्ड पिक्स की, उस पर बात करना चाहते हैं। और उस लिस्ट में सबसे ऊपर है टीडी पावर हाउस। बताइए इसके बारे में, ये स्टॉक क्यों पसंद है और क्या टारगेट्स आपकी रिसर्च टीम ने तय किए हैं इसके लिए। अनिल जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। बेसिकली ये बनाती जनरेटर्स है जो किसी भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यूज हो सकती है, या विंड में, स्टीम में, हाइड्रो में, किसी भी एंड यूजर इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है। बेसिकली ये अटैच ऑन प्रोडक्ट होता है जो कि जनरेटर है। हमें ये कंपनी इसलिए पसंद है क्योंकि ये पूरे कैपिटल गुड्स में बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जहां पे प्रोडक्ट कंपनीज हैं। तो ये जनरेटर बना के डिस्पैच करने में सिर्फ 6 महीने लगते हैं। तो जो 1 अप्रैल किसी भी कैलेंडर ईयर का आप पकड़ लें, जो भी ऑर्डर बुक उस दिन होगा तो वो उसी साल में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये कंपनी एडवांसेस के अगेंस्ट अपना बिजनेस करती है। तो आप देखें तो वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है,
इसका एक ईपीसी बिजनेस था अनिल जी जो लॉस मेकिंग था, तो उसके कंसोलिडेटेड मार्जिन अगर आप देखें वो सिर्फ 4% है। हमारा कॉल ये है कि जो 4% के एबिटा मार्जिन है ये अगले 2 साल में जब ईपीसी बिजनेस 0 हो जाएगा ये मार्जिन 4 से बढ़ के 15% हो जाएगा और इसकी जो आरओई जो 3-4% अभी है वो 15-16% हो जाएगी। ये कंपनी आपको करीबन 130 करोड़ की फ्री कैश फ्लो देगी अगले 2 साल में। और जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में कैपिटल गुड्स कंपनीज में 15 से 20% की आरओई जो आपको 15 पी से कम मिले, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म वैल्यू बेट होगा, क्योंकि इनके कुछ ग्लोबल टाइप्स जो हैं वो जीई के साथ हैं, सीमेंस के साथ है, यूरोप के वॉइट हाइड्रो के साथ हैं, जिनके ऑर्डर बुक बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। तो हमें अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग लगती है, बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है और बाजार में बहुत सारी ऐसी कम कंपनियां हैं जो ये रिटर्न रेशियोज और ये प्रोफाइल के साथ आपको 15 पी से कम के भाव में मिले। तो आई थिंक करीबन 330-340 का भाव अभी है। हमें लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स अभी निवेश करें तो यहां से भी आपको यहां से भी 60 से 65% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपके बोलते बोलते वो 330 का शेयर 373 पर पहुंचा है। 30 रुपए की बढ़त आज के दिन देखने को मिल रही है। ऐसी आपकी अगली पिक है लक्ष्मी मशीन वर्क। यहां पर किस तरह के वैल्यूएशन है और क्यों पसंद है ये शेयर? हर्षदा जी ये लॉजिक सेम है जैसे टीडी पावर सिस्टम्स का है, तो अगर आप इसको भी कैपिटल गुड्स के साथ ही क्लब कर दें, हालांकि ये बेसिकली टेक्सटाइल मशीनरी में काम करती है, इसका 60% मार्केट शेयर है इंडिया में। और हमारी हाल ही में बात हुई है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स और मशीनरी एसोसिएशन से, उन्होंने कुछ अंदाजा दिया है कि अगले 3 से 4 साल में इंडिया में करीबन 7 से 8 मिलियन स्पिंडल्स की कैपेसिटी आएगी। तो 60% मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा गेन करेगी। हालांकि ये टेक्सटाइल मशीनरी बनाती है, अगर आप पिछले 20 साल के फाइनेंशियल्स उठा के देखें तो पिछले 20 साल में से 19 सालों में इस कंपनी ने आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव दिया है और 20 सालों में 14 साल फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव दिया है। जीरो डेट कंपनी है, 20% के आरओईज अगेन है और 15-16 की FY17 पे पी जा रही है। इनकी चाइना में सब्सिडरी है जो उन्होंने लगाई थी 4 साल पहले। this year that is FY16 में ये एक्चुअली पॉजिटिव प्रॉफिट बनाएगी, विच इज वेरी रेयर फॉर एन इंडियन कंपनी गोइंग टू चाइना एंड सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओवर देयर। तो जैसे कि मैंने कहा अगेन वेरी सिमिलर टू टीडी पावर सिस्टम्स, जिस तरह की फाइनेंशियल प्रोफाइल है इसमें और जिस तरह की मोनोपोली है टेक्सटाइल मशीनरी में और जो कैपेक्स की मैंने बात की उस बेसिस पे हमें लगता है कि ये बहुत सॉलिड कंपनी होगी। ये भी फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है और ये भी आपको इंडस्ट्रियल स्पेस में 15 से 17 के पी के आसपास मिल रही है FY17 पे। तो आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही मजबूत हैं इस पूरे इंजीनियरिंग कैपिटल गुड सेक्टर में, जो अगर आप निवेश करें लक्ष्मी मशीन वर्क्स में हमारा प्राइस टारगेट कुछ आई थिंक 30 से 35% का अपसाइड होगा यहां से। तो हमें लगता है कि अच्छा पैसा इन दोनों शेयरों में बन सकता है। बेहतरीन मूव आते हुए लक्ष्मी मशीन वर्क्स के काउंटर में भी और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4% की अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जो आपके लिस्ट में है रिकमेंडेशन के तौर पर वो है वी मार्ट रिटेल। स्टॉक में एक अच्छा रनअप भी आया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, क्या यहां से भी एक अच्छी अपसाइड हो सकती है राहुल? बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक इसका अगर आप मॉडल देखें तो ये बाकी रिटेल कंपनी से बहुत अलग है अनिल जी। आप ट्रेंड को ले लीजिए, पैंटलून को ले लीजिए, शॉपर स्टॉप को ले लीजिए, अरविंद मेगा मार्ट को ले लीजिए, वी मार्ट के कॉस्ट एक्चुअली उनसे आधा है और उनके मार्जिन्स डबल हैं और ये एक्चुअली अगले 3 साल में 90 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाएगी, जो हर साल के जो वो नए स्टोर्स ओपन करने की बात कर रहे हैं जो करीबन 25 हैं वो उस ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ही फंड हो जाएंगे। हमें ये कंपनी इसलिए पसंद है अनिल जी क्योंकि जैसे हमने LMW में भी बात किया, इस कंपनी में रिटेल के होते कोई डेट नहीं है और वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत ही कंट्रोल में है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत ही कंट्रोल में है अगर आप लार्ज कैप से कंपेयर करें। अभी आप पूछेंगे इतना डिफरेंशियल क्यों है? इतना डिफरेंशियल ये लार्जर रिटेल कंपनी से इसलिए है क्योंकि ये प्रेडोमिनेटली टियर 3 टियर 4 में रिटेल करता है, टियर 1 और मेट्रो में करता ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में करीबन 65 से 70% के इनके स्टोर्स वहीं पे हैं और जो इनकी एवरेज टिकट साइज है वो पैंटलून, ट्रेंड वगैरह से बहुत ज्यादा कम है। अगेन
20 से 30% की ROE ROCs पे जा रही है ये कंपनी। आई थिंक अगर आप वैल्यूएशंस पे देखें, मैं आपकी बात को डेफिनेटली एक्नॉलेज करता हूं कि शेयर प्राइस में काफी अच्छा रना है, पर मुझे ये लगता है कि ये अच्छा खासा वैल्यू पिक हो सकता है रिटेल में, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल जैसे मैंने आपको बताया 9.5% की EBITDA मार्जिन करती है, जो कि कोई रिटेल कंपनी इंडिया में नहीं करती। तो हमें नहीं लगता कि इस कंपनी को एक्सपेंशन के लिए डेट भी लेना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज काफी दुरुस्त है इनके, और मुझे लगता है कि यहां से भी अगर आप निवेश करें तो इस स्टॉक में हमारे हिसाब से आपको 40 से 50% की अपसाइड यहां से भी मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी अपसाइड की पॉसिबिलिटी। वी मार्ट रिटेल आज 10% भागा है शेयर। नॉर्मली बहुत कम वॉल्यूम्स पर कारोबार होता है, वॉल्यूम एक्शन धीरे धीरे करके पिकअप करता हुआ। राहुल, आपकी जो अगली पिक है एक लेसर नोन स्टॉक है आदि फाइन केम। अब आपने इसे क्यों चुना है, और यहाँ पर क्या वो एक्स्ट्रा एज इस कंपनी में है कि ये भी शानदार रिटर्न्स दिलाएगा? देखिए हर्षदा जी, अगर आप पिछले 5 साल में जाएं और देखें कि कौन कौन सी केमिकल कंपनीज एक्चुअली बड़ी बन चुकी हैं, चाहे विनिती ऑर्गेनिक्स हो या जो भी हो, मैं ज्यादा उन पर डेव नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी कवरेज नहीं है वहां पे, उनकी क्या एज थी। तो मैं आदि फाइन केम, जो कुछ बड़ी केमिकल कंपनीज आज बन चुकी हैं जो 5 साल पहले नहीं थी, मुझे लगता है कि वही स्तर पे आज आदि फाइन केम है। इसका 65% जो बिजनेस है वो आता है ओलियो केमिकल से और 35% आता है न्यूट्रोस्यूटिकल से। इसको मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो पेंट इंडस्ट्री या फिर माइक्रो इंक्स वगैरह में जाते हैं, और आपने देखा है कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स वगैरह के रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग आ रहे हैं और लोग काफी बुलिश हैं इन स्टॉक्स पे, तो ये बेसिकली उनको जाके सप्लाई करता है। ये अगेन एक केमिकल कंपनी है जो आपको 25 से 30% के रिटर्न रेशियोज दे रही है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में, क्योंकि इसकी सिक्लिकलिटी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि इसका फ्री कैश फ्लो ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि इसने ज्यादा कैपेक्स में इन्वेस्ट किया है, जो कि अब खत्म हो चुका है। आई थिंक यहां से जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो 10 से 12% बढ़ सकता है। तो अभी 20 से 22% की इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो अगर स्टैंडलोन भी देखा जाए तो काफी रिमार्केबल है। हमारा कॉल है कि ये 30% से भी ज्यादा जा सकता है, और क्योंकि इसके एक्सपेंशन प्लान्स अभी खत्म हो चुके हैं, जो इनको मार्जिन में डेल्टा मिलेगा और क्रूड प्राइसेस जो एक्चुअली काफी घटे हैं, वो भी उसका फायदा 1-2 क्वार्टर के लैग से होगा। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी है। आप वी-मार्ट के विषय में बोल रहे थे लिक्विडिटी कम है, इस स्टॉक में भी लिक्विडिटी काफी कम है, पर हमें लगता है कि अगर आपको एक फॉर द फ्यूचर केमिकल कंपनी देखनी है इस सॉर्ट ऑफ रिटर्न रेशियोज और प्रोफाइल्स के साथ, और जहां पे एंड यूजर इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग कर रही है, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक दैट कुड बिकम समथिंग रियली बिग ओवर द नेक्स्ट 5 years। ओके, लेकिन राहुल, एक आपकी जो फेवरेट थीम है हमेशा आप डिस्कस करते हैं, उसमें कौन से स्टॉक्स इस वक्त आपकी लिस्ट में है, वो भी एक जाते जाते बताएं, क्योंकि 2 मिनट है मेरे पास में। कंजम्पशन से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं? तो मैं कोशिश करूंगा अनिल जी 120 सेकंड में ये आंसर रैप अप करने के लिए। कोलगेट मुझे बहुत पसंद है, हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि 20 से 22% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी अगले 3 साल में। एमएनसी कंपनी है, 30 के वैल्यूएशंस पे जाती है, FY17 के पीई पे, लेकिन अगर आप ब्रिटानिया से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स हम बहुत बुलिश हैं, हमें आज भी लगता है कि अर्निंग्स जो 18 रुपए के इस साल में होंगे वो 3 साल में करीबन 55-56 के आसपास हो जाएंगे, और इनके जो ROEs हैं वो 20 के 40 हो जाएंगे, और जो मार्जिन है वो 14 के 17 हो जाएंगे। तो यहां पे मुझे अर्निंग्स डेल्टा बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगती है। करंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग एट क्लोज टू अबाउट 30-35 टाइम्स, पर ये अनिल जी इसमें निवेश करते टाइम इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए कि ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं, ये आपको कभी सस्ते मिलेंगे नहीं। तो अगर आप पी देके अगर इसमें निवेश करना चाहें तो शायद हो नहीं पाएंगे आप। तीसरी कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अगर आप फेमिनिन हाइजीन में विस्पर की पेनिट्रेशन देखें इंडिया में, वो 15% भी नहीं है, इमर्जिंग मार्केट्स में ऑलमोस्ट वन ऑफ द लोएस्ट है। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक अगले 15 से 20 साल पे ये कंपनी आराम से 15% ग्रो कर जाएगी। वैल्यूएशंस इसके बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, पर ये मैं स्टॉक कहूंगा कि अगर आपको किसी भी भाव में अगर निचले स्तर पे मिले, आंख बंद करके ले लेना चाहिए, क्योंकि पीएनजी की इतनी सॉलिड प्रोफाइल है कोलगेट की तरह कि इसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेके चलना है तो आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आप इसमें पैसा गवाएंगे नहीं। तो ये 3 स्टॉक्स हमारे कंज्यूमर में, और बाटा चौथा स्टॉक है जहां पे स्टॉक कुछ ही दिन पहले 52 वीक लो पे था, अगेन 20-22 के पी पे मिल रहा है,
स्ट्रॉन्ग कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी और सबसे लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी है एनर्जी और $500 million का भी सेल्स नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी है। तो आई थिंक कंज्यूमर स्टॉक्स में हमें ये 4 नाम बहुत ही ज्यादा पसंद है। आई होप मैंने 120 सेकंड में आपका जवाब दे दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल। और आज आपका दिन है, ऐसा लगता है जो स्टॉक्स आपने रिकमेंड किए वो जबरदस्त तेजी के मूड में है। वी मार्ट रिटेल देखिए 10% अब ऊपर है, टीडी पावर 10% ऊपर है, आदि फाइन को 8% ऊपर है। सारे स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी होती हुई दिख रही है। आज का सेशन में लक्ष्मी मशीन 4% ऊपर। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जबरदस्त एक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास दिन आज जुड़ने के लिए। और बाजार में आज फिर से कल की मजबूती आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा दबाव में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने कल की तरह आज भी कमान संभाली है मजबूती की। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आगे आपके लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग और साथ ही आवाज IPL। बने रहिए। नमस्कार।